गुड मॉर्निंग दोस्त। अब तक हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर से दो टॉपिक रिवीजन कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लाल सागर में संकट यानी कि तीसरा टॉपिक। ये क्वेश्चन 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक का एक सेक्शन है। ये 15-15 दिन का सेक्शन में बांटा हुआ है। मैं इसमें ऑलरेडी 15 सेक्शन 1 से 15 जनवरी में 2 सेक्शन पढ़ा चुका हूँ। आज इसको कोशिश करेंगे खत्म कर देंगे। ओके, तो आप बने रहिए। काफ़ी फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन किया जा रहा है। तो लाल सागर में संकट एक पॉइंट है जिसका सोर्सेस है द इंडियन एक्सप्रेसवे से लिया गया है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो हूती विद्रोहियों द्वारा पश्चिम अरब सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला की श्रृंखला में नवीनतम में मार्शल द्वीप ध्रुव नामांकित तेल टैंकर मार्लिन लुआंडा एक मिसाइल हमले की चपेट में आ गया, जिसमें 22 भारतीय और एक बांग्लादेशी सवार सदस्य था। पॉइंट को याद रखना है, 22 भारतीय और एक बांग्लादेशी, यानी भारत और बांग्लादेश के निवासी थे, नागरिक थे। इस हमले के विरुद्ध भारतीय नौसेना के निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS विशाखापट्टनम ने त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त की। आगे देखेंगे इसमें और आगे क्या है। यह कार्यवाही हूती विद्रोहियों द्वारा गाजा में इजराइल की कार्यवाही पर प्रतिरोध के रूप में देखा जा रहा है। हूती विद्रोही क्या है। हूती विद्रोही यमन सरकार के साथ एक दशक से जारी संघर्ष में शामिल है। हूती आंदोलन की जड़ें विलिंग विंग यूथ में खोजी जा सकती है, जो हुसैन अली हूती और उसके पिता बद्र अल दीन अल हूती द्वारा 1990 में के दशक की शुरुआत में स्थापित एक पुनरुत्थानवादी समूह था। जायदी शियाओं की सबसे पुरानी शाखा। वर्ष 2004 में सरकारी सैनिकों ने विद्रोहियों पर हमला कर हुसैन को मार डाला। तब से सरकार ने प्रतिरोध को समाप्त करने के लिए जायदी के गढ़ सदा में कई अन्य सैन्य अभियान शुरू किए, जिससे स्थानीय रूप में हूती आंदोलन कहा जा गया है। आगे देखेंगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट में और क्या है। लाल सागर, ओके, हाँ, लाल सागर में संकट और भारत पर प्रभाव क्या होता है। अब इसमें प्रभाव को भी देख लेंगे। नवंबर 2023 में यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में मालवाहक जहाजों पर हमला बढ़ गया। इसने मालवाहकों के अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर केप ऑफ गुड होप के आसपास लंबे समय तक पारगमन करने के लिए मजबूर किया है, जिससे शिपमेंट महंगा हो गया। पश्चिमी गोलार्ध का लगभग 90% माल, चाहे वो भारत से आने वाला हो या जहाज से भेजा गया हो जो लाल सागर के माध्यम से जाता है, अब केप ऑफ गुड होप के माध्यम से भेजा जा रहा है। इसीलिए भारत में प्रभाव है कुछ कुछ चीजें जो महंगा होते जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। भारत और मालदीव विवाद क्या है। भारत और मालदीव विवाद क्या है, इसका सोर्स द हिंदू है। भारतीय प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव के मंत्री के ट्वीट से भारत मालदीव के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया, जिससे भारत और मालदीव के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों और गतिरोध आ गया। इस विवाद की शुरुआत तब हुआ जब मालदीव के 3 उप मंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप यात्रा के संबंध में नकारात्मक टिप्पणियां किया। पृष्ठभूमि देखेंगे इसका क्या है कि हाल ही में मालदीव में हुए राष्ट्रपति चुनाव के पश्चात डॉक्टर मोहम्मद मुइजुद्दीन मालदीव के नए राष्ट्रपति चुने गए। मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव को इंडिया फर्स्ट बनाम इंडिया आउट अभियान के बीच टकराव के रूप में देखा जा रहा है। मोहम्मद मुइजी ने जीत को इंडिया आउट कैंपेन की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। इंडिया आउट अभियान मालदीव की धरती पर भारतीय सेना की मौजूदगी के खिलाफ है। मालदीव बनाम लक्षद्वीप अवलोकन, इसके बारे में देखते हैं। भौगोलिक चर्चा देखते हैं, भौगोलिक क्या है। तो मालदीव 1190 प्रवाल द्वीपों और 20 से अधिक एटोल सामूहिक रेत के टीलों का एक द्वीप समूह है, जबकि लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर में फैले 36 द्वीपों का एक समूह है।
आगे देखेंगे इसमें क्या है। पर्यटन। पर्यटन वर्ष 2023 में मालदीव लगभग 1.87 मिलियन से अधिक पर्यटकों ने दौरा किया, जबकि लक्षद्वीप में लगभग 15,000 पर्यटक ही आए। लक्षद्वीप के पर्यटन की संभावनाएं क्या क्या है, तो सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो भारतीय प्रधानमंत्री की हालिया लक्षद्वीप की यात्रा में लक्षद्वीप के पर्यटन क्षमता के प्रति आशावाद जगाया है। नियोजित विकास क्या हो सकता है, तो जैसे कि बगाराम, भीरू नाकारा, चेरीग्राम और सुहेली चेरियाकारा जैसे द्वीपों पर पर्यटन के विकास के लिए आवेदन अपेक्षित है। इसमें चुनौतियां क्या क्या है, तो सबसे पहले कि ये छोटा क्षेत्र है, केवल 10 बसे हुए द्वीपों वाले लक्षद्वीप में अपने छोटे आकार के कारण सीमित संभावनाएं है। पर्यावरणीय चिंताएं भी होती है। लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा जारी परमिट के पश्चात ही लक्षद्वीप में प्रवेश संभव है। बुनियादी ढांचे की चुनौतियां सीमित हवाई और नौका कनेक्टिविटी, साथ ही अपर्याप्त आवास आदि आधारित संरचनाएं का अभाव भी देखने को यहाँ मिलता है। भारत के लिए मालदीव का महत्व क्यों है, देखते हैं। भू आर्थिक महत्व। सबसे पहले भारत का 50% विदेशी व्यापार और 80% ऊर्जा आयात मालदीव के आसपास संचार के समुद्री मार्गों के माध्यम से ही होता है। भू रणनीतिक महत्व के बाद देखते हैं, तो मालदीव की भौगोलिक अवस्थिति भारत की सामरिक एवं सुरक्षा दृष्टिकोण से महत्व है। सुरक्षा दृष्टिकोण से देखते हैं, मालदीव की भौगोलिक अवस्थिति इससे पश्चिमी हिंद महासागर यानी अदन की खाड़ी और हॉर्मुज जलडमरू तथा पूर्वी हिंद महासागर जैसे कि मलक्का जलडमरू में प्रवेश एवं निकास बिंदुओं के बीच एक टोल गेट के रूप में निर्मित होता है। ओके, इसी में देखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अर्जेंटीना ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया। अर्जेंटीना जो देश है वो ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय ले लिया। इसका सोर्स द हिंदू है। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ब्रिक्स में शामिल होने के अपने देश की योजना वापस लेने की निर्णय ले लिया है। आगे देखेंगे इसमें और क्या क्या बातें हैं। निर्णय भैया ले लिया तो आगे भी देख लेते हैं। चलो ठीक है। अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 6 देशों जैसे कि मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और अर्जेंटीना को 1 जनवरी 2024 तक समूह में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर का सम्मेलन हुआ। इसमें 6 देश को शामिल किया गया था जैसे कि मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, सऊदी अरब और अर्जेंटीना। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में शामिल होने की आमंत्रित किया गया था। इस देश का नाम याद रखें क्योंकि क्वेश्चंस में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ब्रिक्स दुनिया की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्था जैसे कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नाम के समूह से संक्षिप्त है। वर्ष 2001 में ब्रिक्स अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने 4 उभरती अर्थव्यवस्था ब्राजील, रूस, भारत और चीन का वर्णन करने के लिए ब्रिक्स शब्द का गढ़ा था। ब्रिक्स शब्द किसने दिया, तो जिम ओ नील ने दिया था। कब दिया था, 2001 में किया था। 2006 में ब्रिक्स का औपचारिक रूप प्रदान किया गया। कब किया, 2006 में। दिसंबर 2010 में ब्रिक नाम से आया। ब्रिक में दक्षिण अफ्रीका शामिल होने के साथ ही समूह के लिए ब्रिक्स एस ऐड हो गया यानी कि साउथ अफ्रीका। संक्षिप्त नाम का चयन किया गया। ब्रिक्स वैश्विक आबादी में 41%, क्वेश्चन को याद रखना है, ब्रिक्स वैश्विक आबादी में 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% तथा वैश्विक व्यापारों में 16% की हिस्सेदारी रखता है। ब्रिक्स अकेले जो 5 देश है, 5 देशों ने मिलकर पूरे दुनिया का 41% आबादी, जीडीपी 24% और व्यापार में 16% खुद का ब्रिक्स हिस्सेदारी रखती है। ब्रिक्स के प्रमुख शुरुआत के बारे में देखते हैं। द न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, वर्ष 2014 में एनडीबी की स्थापना जिसका मुख्यालय शंघाई स्थापित किया गया। ब्रिक्स के प्रमुख
शुरुआत इसने एनडीपी को ब्रिक्स ने शुरुआत किया 2014 में, जिसके मुख्यालय शंघाई में है। ब्रिक्स भुगतान प्रणाली एक दूसरा सेक्शन है, जो ब्रिक्स से देश जो स्विफ्ट भुगतान प्रणाली के विकल्प के रूप में एक भुगतान प्रणाली सृजन प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था, कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट की स्थापना के लिए संधि पर ब्रिक्स सदस्यों का हस्ताक्षर किया जाना। अर्जेंटीना के ब्रिक्स समूह से बाहर होने का प्रभाव क्या क्या हो सकता है, देखते हैं। ब्रिक्स समूह के विस्तार का नियंत्रण अर्जेंटीना के हालिया कदम ने ब्रिक्स समूह के विस्तार पर प्रश्न उठाया है। आगे देखेंगे इसमें और पॉइंट क्या है। लैटिन अमेरिकी आर्थिक प्रभाव, अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। लैटिन अमेरिका ऐतिहासिक रूप से वैश्विक शक्तियों के लिए रुचि का क्षेत्र रहा है। अर्जेंटीना का हालिया कदम इस क्षेत्र में ब्रिक्स की उपस्थिति को कमजोर करता है। कम्युनिस्ट विरोधी नीति भी देखते हैं। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति चीन विरोधी है, बिल्कुल सही है। इसी वैश्विक स्तर पर चीन की स्वीकार्यता के समक्ष चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट को। 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन एवं वर्तमान समय में एनएएम नियम की प्रासंगिकता, इसका सोर्स है द इंडियन एक्सप्रेस। हाल ही में 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन एनएएम शिखर सम्मेलन 19-20 जनवरी युगांडा की राजधानी कंपाला में किया गया। क्वेश्चन पॉइंट है, याद करना है, ये पॉइंट आ रहा है। कंपाला, युगांडा की राजधानी कंपाला में 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी एनएएम नियम का सम्मेलन किया गया, जिसका थीम क्या था, तो साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग का गहरा करना। अजरबैजान के बाद युगांडा ने वर्ष 2027 तक के लिए इसकी अध्यक्षता ग्रहण किया। ये भी पॉइंट है, वेरी पॉइंट है। अजरबैजान के बाद, पहले अजरबैजान था, अब युगांडा ने 2027 तक के लिए इसकी अध्यक्षता किया, किसका, नैम का। 19वें शिखर सम्मेलन की प्रमुख बिंदु क्या है, तो एनएएम नियम। शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने गाजा में इजराइल की कार्रवाई की आलोचना की और संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया। शिखर सम्मेलन ने कंपाला घोषणा को अपनाया। शिखर सम्मेलन ने कंपाला घोषणा को अपनाया, जिसमें गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की अनुमति देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को लागू करने का आह्वान किया। भारत के विदेश मंत्री ने 19वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जिसमें गाजा संकट के अस्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने मानवीय संकट में तत्कालीन राहत की आवश्यकता पर बल दिया और पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में संघर्ष के प्रसार को रोकने का आग्रह किया। भारत ने अपनी विश्वमित्र पहल के माध्यम से वैश्विक एकजुटता और सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया। आगे देखते हैं इसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन नियम के बारे में कुछ जानते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों का एक गठबंधन है जो किसी भी प्रमुख महाशक्ति के साथ गुट में शामिल होने से इनकार करता है। इसकी स्थापना 1961 में शीत युद्ध के दौरान हुई थी, जबकि इसकी शुरुआत 1955 में इंडोनेशिया में आयोजित बांडुंग सम्मेलन से हुई। अगर पूछेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ, तो इंडोनेशिया में आयोजित बांडुंग सम्मेलन से इसकी स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी। इसके स्थापना में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के जेसिप ब्राज टीटो, मिस्र के गमाल अब्देल नासिर, इंडोनेशिया के सुरकोनो और घाना के क्वामे नुक्रमा ने प्रमुख भूमिका निभाई थी इसके स्थापना में। ओके, बहुत अच्छी बात है। वर्तमान में आंदोलन में 120 सदस्य देश है। भारत संस्थापक सदस्यों में से एक है। गुटनिरपेक्ष के संस्थापक सदस्यों में से एक भारत भी है। पॉइंट को याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र के बाद एनएएम राष्ट्रों का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। 120 देशों का समूह है। संयुक्त राष्ट्र 193 देशों के सदस्य है, शायद 193। नाम के पास कोई अस्थायी सचिवालय
या औपचारिक संस्थापक चार्टर अधिनियम या संधि नहीं है। शिखर सम्मेलन आमतौर पर हर 3 साल में होता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन और भारत, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भारत इसमें क्या अहम किरदार निभा रहा है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन भारत की राजनीतिक उपस्थिति को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहायता हासिल करने का एक प्रभावी साधन बन गया था। किंतु यूएसएसआर के विघटन से विश्व व्यवस्था पर अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित हो गया। भारत की नई आर्थिक नीति और अमेरिका के प्रति झुकाव ने गुटनिरपेक्षता पर भारत की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए। 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान इंडोनेशिया और मिस्र ने भारत विरोधी रुख अपनाया और पाकिस्तान का समर्थन किया। भारत के लिए एनएम का महत्व क्या है? तो यूएनएससी में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन 120 विकासशील देश शामिल है, जिसमें अधिकांश संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य भी हैं। वैश्विक दक्षिण सहयोग नेम के साथ भारत के जुड़ाव से विकासशील दुनिया वैश्विक दक्षिण का आवाज के रूप में भारत के कद को बढ़ाने में मदद मिलेगी। आगे देखेंगे इसमें और क्या है। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को सुदृढ़ करना। क्या है? बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को सुदृढ़ करना नाम एक बहुध्रुवीय विश्व के निर्माण में मदद कर सकता है, जिसमें भारत एक प्रमुख ध्रुव बन सकता है। आगे की राह में देखेंगे, भारत को गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ संरचनात्मक रूप से जुड़ाव करने की आवश्यकता है। वैश्विक मुद्दों पर आपसी सहमति बनाने पर बल देना भी जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, भारत और म्यांमार के बीच संयुक्त संचार व्यवस्था। भारत और म्यांमार के बीच संयुक्त संचार व्यवस्था पर पुनः विचार करना। इसके सोर्स है इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस सोर्सेस है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत म्यांमार सीमा की पूरी लंबाई में बाड़ लगाने की घोषणा की, जिससे भारत म्यांमार के बीच संयुक्त संरक्षण व्यवस्था प्रतिबंधित हो सकती है। उद्देश्य इसका क्या है, क्यों ऐसा किया गया? तो मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों से गुजरने वाली 1643 किलोमीटर, कितना है? 1643 किलोमीटर की सीमा पर लगने वाली निर्बाध आवाजाही को कम करना। मुक्त संचरण व्यवस्था दोनों देशों के बीच एक पारस्परिक रूप से सहमत व्यवस्था है, जो सीमा के दोनों ओर काली जनजाति को बिना वीजा के दूसरे देशों के अंदर 16 किलोमीटर तक यात्रा करने की अनुमति देती है। ये पॉइंट को याद रखना है। कौन सा है? सीमा के दोनों ओर रहने वाली जो भी जनजाति है उसको कितने 16 किलोमीटर तक आने जाने की अनुमति है। सीमा पर रहने वाले व्यक्तियों को पड़ोसी देश में 2 सप्ताह तक रहने के लिए 1 साल की सीमा पास आवश्यकता होती है। इसे सरकार की एक ईस्ट नीति के हिस्से के रूप में 2018 में लागू किया गया था। MFR का उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय सीमा व्यापार को सुविधाजनक बनाना, राजनयिक संबंधों में सुधार करना तथा सीमावर्ती निवासियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करना ही इसका मेन उद्देश्य रहा है। आगे देखेंगे इसमें और क्या क्या सुविधाएं या इसमें बातें रखी गई है। मुक्त संचरण व्यवस्था और औचित्य, इसके बारे में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं। तो 1826 में यांडाबू 1826 में यांडाबू की संधि द्वारा वर्तमान भारत म्यांमार सीमा स्थापित किया गया था। ये भी याद रखना है, यांडाबू की संधि कब हुआ है? 1826 में भारत म्यांमार के बीच में। किंतु इस विभाजन ने साझा जातीय और सांस्कृतिक वाले समुदाय को अलग कर दिया, जिसमें नागालैंड और मणिपुर में मिजोरम और कुकी चिन मिजो समुदाय शामिल थे। सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को सुविधाजनक बनाना, FMR सीमावर्ती समुदायों को रिश्ते बनाए रखने और सीमा पार व्यापार करने में संलग्न होने की अनुमति भी देता है। क्षेत्रीय संबंधों को बढ़ावा देना,
एफएमआर म्यांमार के साथ संबंधों को मजबूत करने और भारत के ईस्ट एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा भी एक था। मुक्त संचलन व्यवस्था को खत्म करने के कारण क्या है? तो अवैध प्रवासन। हालिया मणिपुर संघर्ष में म्यांमार से भारत में आदिवासी कुकी चीन लोगों का अवैध प्रवास प्रमुख कारण रहा। रोहिंग्या संकट भी देखने को मिलता है। रोहिंग्या संकट एक मानवीय और मानवाधिकारी त्रासदी है। रोहिंग्या शरण की तलाश में पड़ोसी देशों विशेषकर भारत और बांग्लादेश चले गए, जिसमें भारत म्यांमार संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया। नशीली दवाओं की तस्करी, हथियारों का व्यापार, खुली सीमा और एफएमआर का दुरुपयोग तस्करी और विद्रोही गतिविधियों को सक्षम बनाता है। आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी इसको देखा जा सकता है। बिना बार वाली लंबी सीमा नियंत्रण और राष्ट्रीय सुरक्षा की एक लिए चुनौती भी है। भारत म्यांमार देख लिए। अब देखेंगे नेक्स्ट ईरान पाकिस्तान का टकराव। ईरान पाकिस्तान का टकराव, इसका सोर्स है द हिंदू। हाल ही में पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले इलाके में ईरान ने मिसाइल हमला कर दिया, जिसके जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमला किया। दुनिया के विभिन्न हिस्से, खासकर पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक संघर्षों और तनाव के बीच ईरान और पाकिस्तान के बीच टकराव एक चिंताजनक विषय है। ईरान का तर्क क्या है, इसके बारे में देखते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सक्रिय अलगाववादी संगठन जैश अल अदल की गतिविधियों से ईरान पहले से परेशान रहा है। दिसंबर 2023 में ईरान के सीमावर्ती क्षेत्र बलूचिस्तान के रास्क कस्बे में किए गए हमले का जवाब माना जा रहा है। उस हमले में 13 ईरानी लोग मारे गए थे। पाकिस्तान के जवाबी हमले का प्रमुख कारण था पाकिस्तान की आंतरिक राजनीतिक, जहां अगले माह चुनाव है। ईरानी हमले के 2 दिन बाद वहां के सिस्तान और बलूचिस्तान में बलूच अलगाववादी समूहों के ठिकानों पर हवाई प्रहार किया। पाकिस्तान के संप्रभुता में दखल का आरोप लगाया। तनाव का मुख्य कारण क्या था? सीमा विवाद। ईरान और पाकिस्तान के बीच 959 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है, जो ईरान के सबसे बड़े प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच बड़े प्रांत बलूचिस्तान को विभाजित करती है। जातीय भेदभाव को भी देखने को मिलता है। ईरान में 95% शिया आबादी है। पाकिस्तान के सुन्नी संगठनों द्वारा आरोप लगाया जाता है कि ईरान में अल्पसंख्यक सुन्नियों खासकर सिस्तान बलूचिस्तान में रहने वाले के साथ भेदभाव किया जाता है। अलगाववादी गतिविधियां। ईरान का आरोप है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित सुन्नी अतिवादी संगठन उसके सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के सुन्नी जनसंख्या को भड़काने का काम करते हैं, जिससे पाकिस्तान सेना भी मदद करती है। बलूच आबादी की शिकायतें पर समस्याएं भी। ईरान और पाकिस्तान दोनों में बलूचे ने हाशिया पर जाने का अनुभव किया। पाकिस्तान में बलूच को पंजाबी प्रभुत्व वाली राजनीतिक संरचना के भीतर एक जातीय अल्पसंख्यक के रूप में चुनौती का सामना करना पड़ता है। ईरान में वे जातीय एवं धार्मिक अल्पसंख्यक भी है। चलिए और थोड़ा सा इसमें क्या है। बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन ईरान और पाकिस्तान दोनों में बलूचों को दयनीय स्थिति ने ग्रेटर बलूचिस्तान और राज्य की मांग करने वाले अलगाववादी आंदोलनों का बढ़ावा मिला। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA जैसे समूहों से जुड़े विद्रोही संबंधित राज्यों को खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में शामिल किया। नेक्स्ट देखेंगे जैश अल अदल न्याय की सेना एक सुन्नी आतंकवादी समूह है जिसका उद्भव 2012 में हुआ। यह मुख्य रूप से ईरान पाकिस्तान सीमा के दोनों ओर रहने वाले जातीय बलूच समुदाय के सदस्यों से बना है। जैश अल अदल का मुख्य उद्देश्य ईरान के पूर्वी सिस्तान प्रांत और पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिम बलूचिस्तान प्रांत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना है।
यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखेंगे शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2023, जिसका सोर्सेस है द हिंदू। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रथम फाउंडेशन द्वारा बियॉन्ड बेसिस शीर्षक से वार्षिक शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट जारी किया गया। रिपोर्ट ग्रामीण क्षेत्रों में 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर केंद्रित है। याद रखना है 14 से 18 बच्चों पर केंद्रित है, जिसमें छात्रों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों, उनकी बुनियादी और व्यवहारिक पढ़ने तथा गणितीय क्षमता एवं डिजिटल जागरूकता कौशल पर चर्चा करते हैं। ASER 2023 के मुख्य बिंदु क्या है? तो ASER के 2023 में 26 राज्य 28 जिलों में किए गए एक सर्वेक्षण पर आधारित है, जो 14 से 18 आयु वर्ग के 34,745 युवाओं तक पहुंचे। 2 पॉइंट को याद रखना है, 14 से 18 वर्ष आयु 34,745 और कब क्या 26 राज्य और 28 जिला, 26 राज्य 28 जिला, ये पॉइंट को याद रखना है। 14 से 18 वर्ष में 86.8% बच्चों किसी शैक्षणिक संस्था में नामांकित है। युवाओं में 4 बिंदुओं पर सर्वेक्षण किया जा रहा है। 4 बिंदु क्या क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। बुनियादी पढ़ने, गणित और अंग्रेजी क्षमताएं, बुनियादी पढ़ने और गणित और अंग्रेजी की क्षमताएं, रोजमर्रा की गणनाओं में बुनियादी कौशल का अनुप्रयोग, लिखित निर्देशों को पढ़ना और समझना, वित्तीय गणना जिन्हें वास्तविक जीवन में करने की आवश्यकता है। ये 4 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देखना बहुत जरूरी है। ASER 2023 का निष्कर्ष क्या है? तो सकारात्मक निष्कर्ष में देखते हैं क्या है। उच्च नामांकन दर, कुल मिलाकर 14 से 18 वर्ष के 86.6% बच्चों की शैक्षणिक संस्था में नामांकन है। नामांकित नहीं होने वाले युवाओं का प्रशिक्षित 14 वर्षीय युवाओं के लिए 3.9 है और 18 वर्षीय युवाओं के लिए 32.6 है। अधिक छात्र माध्यमिक शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। आज भारत में अधिक बच्चों के पास पहले से कहीं अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा है। यह आशंका की महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट के परिणाम स्वरूप बड़े बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ा गलत साबित हुआ। शिक्षा प्रणाली की चुनौतियां क्या क्या है? तो पढ़ने और अंकगणितीय क्षमताओं में मूलभूत कौशल का अंतर होता है। लगभग 25% लोग ग्रेड 2 का पाठ नहीं पढ़ सकते और 50% से अधिक को ग्रेड 5 तक का अपेक्षित गणितीय कौशल के साथ कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जो मूलभूत शिक्षा में कमी की उजागर करती है। आगे देखेंगे इसमें और क्या पॉइंट है। डिजिटल कौशल में लैंगिक अक्षमता, 19.8% महिलाओं की तुलना में 43.7% पुरुषों के पास स्मार्टफोन है। पढ़ने और अंकगणितीय कौशल में लैंगिक असमानता, अधिकांश कार्यों में पुरुषों ने अंकगणितीय और अंग्रेजी पढ़ने में महिलाओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किए, जो बुनियादी अंकगणित और पढ़ने में कौशल को लागू करने की क्षमता को प्रशिक्षण करता है। उदाहरण के लिए 51% पुरुष की तुलना में 41.1% महिलाएं ही समय बताने में सक्षम थी। पुरुष 36.3% की तुलना में कम, महिलाएं 28.1% विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणितीय स्ट्रीम में है। व्यावसायिक प्रशिक्षण में केवल 5.6% युवा भाग लेते हैं। खराब गुणवत्ता वाले श्रम बल, मूलभूत संख्यात्मक में यह कमी देशों की श्रम शक्ति की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। अब तक हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम आगे देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।